जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। गाइस, अगर आप यूपी पुलिस या यूपी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके एंड जीएस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी क्लास नंबर 74 है। इसके पहले हमने 73 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर के विजिट कीजिए और जाकर के हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और आज के इस क्लास में क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो गाइज आपको क्लास थोड़ी लंबी मिल सकती है, तो प्लीज़ आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर टाइप क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। देखो गाइस, मैं थोड़ा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपको आवाज़ स्लो जा रही है तो वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा या आप एयरफोन का प्रयोग कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हड़प्पा स्थल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो गाइज, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का जो उत्खनन है ये वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। और गाइज ये स्थल जो है सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल। इसी के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक बात आप और याद रखिएगा गाइज कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल है ये रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन अगला है, क्या कह रहा है इसको देखिए। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा गाइस हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। देखो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये जो गाइस मूर्ति थी पुरुष की थी और ये नर्तक धड़ चूना पत्थर से बनी हुई थी। दाहिने पैर के बल पर खड़ी है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, और इस मूर्ति को नटराज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 7-8 इंच तक की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में पाया गया है। इसका आंसर आप बताएंगे। इनमें से कौन सा स्थल गुजरात में पाया गया है। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलावीरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन इससे एक्सप्लेन देख लो गाइस। जो यहाँ पर धौलावीरा है, एक बात आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ये जो है गाइस ये गुजरात के कच्छ में पड़ता है। ठीक है, चलो अगला आपके सामने क्वेश्चन, इसको देखिए मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धियों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। देखो गाइस, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर तो इसमें सम्मिलित है ही, लेकिन ग्वालियर का इससे दूर दूर तक संबंध नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो गाइस, बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बोध गया बौद्धियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ जो ये बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर जो है गाइस ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुई थी। अतः दिए गए विकल्प में ग्वालियर का संबंध बौद्ध धर्म से दूर दूर तक नहीं है। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे गाइस। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो गाइस, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और यह गुप्त वंश के एक शक्तिशाली सम्राट या राजा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे और इनके शासनकाल में ही चीनी यात्री जो गाइस फाहियान थे ये भारत आए थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीनी यात्री जो बौद्ध यात्री था चीनी यात्री फाहियान, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आया था। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कीर्ति है? मेघदूत जो वही किसकी कीर्ति है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कालिदास की। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर कालिदास बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो गाइस, कालिदास जी की कुछ अन्य प्रमुख कृतियाँ आपके सामने हैं। जैसे नाटक में बात की जाए तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, मालविकाग्निमित्रम हो गया, महाकाव्य में रघुवंशम और कुमार संभवम, और खंड काव्य में मेघदूतम और ऋतुसंहारम, ये गाइस इनका खंड काव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस, क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? मैं एक मिनट इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ मेरे प्यारे भाई, थोड़ा नीला कलर कर लेता हूँ तो और भी बेहतर लगेगा। तो ये लीजिए, चलिए, तो कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर आप बताएंगे। अब आप सभी जानते हैं अर्थशास्त्र जो है गाइस ये किनके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। चलिए, इंडिका जो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था गाइस मेगास्थनीज के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पंचतंत्र जो है गाइस ये लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। राजतरंगिणी जो है ये लिखा गया है कल्लड़ के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र की बात की गई, विष्णु शर्मा की बात की गई, तो पंचतंत्र यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर आप बताएंगे। लिंगराज मंदिर का निर्माण डैश 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 ने करवाया था। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था गाइस? सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रीलिंगराज मंदिर जो है यह किस शहर में स्थित है? श्रीलिंगराज मंदिर जो है यह किस शहर में स्थित है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये जो मंदिर है लिंगराज मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है और है कहाँ पर? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा भुवनेश्वर में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मंदिर कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गाइस, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक जरूर कर देंगे एंड जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर टाइप क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिला करे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पाकिस्तान नाम जो है यह किस वर्ष गढ़ा गया था? पाकिस्तान नाम जो है यह किस वर्ष गढ़ा गया था? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई 1933 यानी 1933 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हो मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने सन 1933 में गढ़ा था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए सबसे पहले पाकिस्तान नाम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो याद रखिए कि गाइस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली।
और एक गाइस जी यहाँ पर आप और देख लो, नाउ और नेबर शीर्षक वाले अपने पंफलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द अखंड भारत के कुछ प्रांतों को तोड़कर निर्मित किया था। मुसलमानों के लिए सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार, अभिव्यक्ति व प्रस्ताव 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने रखा था। पाकिस्तान का निर्माण जो गाइस 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, तो गाइस 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो वही उसके एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को अपने यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है इसी कारण। और अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह किस शहर में हुई थी। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये किस शहर में हुई थी, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी गाइस बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहाँ पर हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो यहाँ पर गाइस आपके मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई, ढाका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये कब की गई थी। अभी अभी मैंने आप सभी को बताया मेरे प्यारे भाई, सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी आपको बताया 1906 में। तो ये हुई थी गाइस आपके 30 दिसंबर 1906 को। कब हुई, 30 दिसंबर 1906। मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी 2016, आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो मेरे प्यारे भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आगा खां तथा नवाब सलीम उल्लाह के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। सलीम उल्लाह को इसका पहला संस्थापक माना जाता है, और जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष की है। गाइस अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर टाइप क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस आपका 35 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है, या फिर कहा जाए तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राज्य के गवर्नर या राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है गाइस ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो बी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है गाइस राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के अवधि के लिए की जाती है, परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और उप कुलपतियों को भी नियुक्ति करता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है कि ये क्वेश्चन आपके, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उपराज्यपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहते हैं। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत राज्य शासन के लिए प्रावधान है। नई दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इसमें प्रशासनिक प्रमुख उपराज्यपाल ही होते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप देख भी सकते हो कि कितनी बार आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी रहते हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। गाइस देख सकते हो, आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018, आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट एंड थर्ड, एनटीपीसी में भी आपका आया हुआ है 2016-21 में। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों शिफ्ट में आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है ये कब किया गया, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका 1951 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? हालांकि ध्यान दीजिए कि गाइस पेश किया गया था बात कर रहा है, तो गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर बात की गई, ठीक है, उस समय की बात है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 9 अगस्त 2019 को। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है गाइस, जिसको आप देखिए, क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, खुद देख सकते हो, वैसे भी इजी क्वेश्चन है, समझते होंगे। क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। ये उद्धरण जो है कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। ये उद्धरण कहाँ से लिया गया, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मुंडक उपनिषद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, भारतीय राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की जीत सदैव होती है। गाइस ये राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है और भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। सभी जानते होंगे, हालांकि एक्सप्लेन दिया गया तो मैंने बोल दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर जानते हैं, तो फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक वृक्ष आपसे बात कर रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बरगद। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बरगद बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है, पक्षी मोर है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न आपके सामने का है, जिसको देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका आंसर आप सभी बताइए। एंड अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार, जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक लाइक नहीं किए वो लाइक ज़रूर कर देंगे। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी प्यारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा लॉर्ड मैकॉले। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो गाइस, भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 में बनी, इसका मसौदा या प्रारूप को तैयार करने वाले आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया। भारतीय दंड संहिता में कुल मिलाकर के 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं सम्मिलित की गई हैं। इसमें 77 से ज़्यादा बार संशोधन भी किए जा चुके हैं, आप ये पूरा याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, समझने के बाद आंसर दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1968 में।
राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखो गाइस, भारत में वर्ष 1963 में पहली बार लोकपाल की स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। कब? तो 1963 में। लेकिन उसके पश्चात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर 9 मई 1968 को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लोकपाल विधेयक संसद में पेश हुआ था। ठीक है, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उस वक्त लोकपाल विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया था और ये विधेयक लोकपाल में पारित हुआ, परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। वर्तमान में लोकपाल अधिनियम 2013 जो है ये प्रभावी है, आप इसको याद रखिएगा। आपसे एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सा लोकपाल अधिनियम प्रभावी है, तो याद रखिएगा लोकपाल अधिनियम 2013। अगला प्रश्न आपके सामने, इसको आप देखिएगा। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आपका आरआरबी, एनटीपीसी में एंड ये आपके दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आया हुआ था और यूपी कांस्टेबल में भी क्वेश्चन ये देखने को मिला है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है संविधान का हृदय और आत्मा। यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो गाइस। चलो कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों यानी बिजनेस चेक पॉइंट्स में शामिल नहीं है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखो गाइस, इसमें लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, शिवकिला दर्रा ये इसमें सम्मिलित है, लेकिन खैबर दर्रा इसमें सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर आप इन तीनों दर्रों के बारे में कुछ जानकारियाँ देख लो। जैसे गाइस, आपका जो लिपुलेख दर्रा है यह उत्तराखंड राज्य में है और यह भारत को तिब्बत से होते हुए व्यापारिक मार्ग से जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है गाइस, ये नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में है। यह भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत से चुंबी घाटी को जोड़ता है। और गाइस, जो शिवकिला दर्रा है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में है और ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, जो कि सतलज नदी इसी दर्रे से होकर के प्रवाहित भी होती है शिवकिला दर्रा से ही। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभी अभी आपने ऊपर ही देखा मेरे प्यारे भाई, अभी आपने देखा नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है और यह भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत चीन में ही है। राइट हो जाएगा आपका नाथुला दर्रा, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कारगिल के निकट है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो गाइस, देख लीजिए, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा जो है ये पहाड़ी दर्रा कारगिल के निकट है और ये दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो वो है काराकोरम दर्रा। लद्दाख क्षेत्र में स्थित इस दर्रे से प्राचीन काल में यारकंद को मार्ग जाता था और इस दर्रे से होकर के चीन को एक सड़क भी बनाई गई है। वर्तमान में ये दर्रा जो है ये चीन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, आप इसको भी जानते होंगे हालांकि। अगला प्रश्न आपके सामने, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप में भी जाना जाता है। दैट मीन से हुआ दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर आप सभी को बताना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आते हैं। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को मुख्य रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में जानते हैं और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविकाओं के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबी को कम करना।
अगला प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ जो है ये कब किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वे एक बार लाइक जरूर कर देंगे। जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए वे सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हाई लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिला करे। सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख भी सकते हो गाइस, हालांकि चलो कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा गाइस, जो मनरेगा नाम दिया गया है वही ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? साहित्य में भारत देश में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए गाइस, इनको ये नोबेल पुरस्कार जो है ये कब मिला, तो देख लीजिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये मिला था 1913 में इनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए। अमर्त्य सेन जो है गाइस, इनको 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन को इनके प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, तो इसको आप देखिए और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाए? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस कैलाश सत्यार्थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब इसके एक्सप्लेन को देख लो, उसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है कि आपके मन में कुछ डाउट बन गए हैं, लेकिन इसको देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। देखो, भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जिनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी, को वर्ष 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलाश सत्यार्थी भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। जबकि जो मदर टेरेसा है गाइस, ये मिसोडीनियाई मूल की भारतीय नागरिक थी। कहाँ की थी? तो देख सकते हो मिसोडीनियाई की। तो गाइस ये भारतीय मूल नहीं है। ओके, फिर देखो 1919 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। 1979 में दिया गया था मदर टेरेसा को, जो कि मिसोडीनियाई थी। लेकिन जब भारतीय मूल की बात की जाएगी तब आप कहेंगे कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। और गाइस कैलाश सत्यार्थी द्वारा जो संचालित संगठन का नाम है ये है बचपन बचाओ आंदोलन। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बचपन बचाओ आंदोलन जो संगठन है इसके संचालनकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण यानी FSSAI के किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है? इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्य किसने कहा? वाक्य क्या है? नाम में क्या रखा है? यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो भी वह सुगंध ही देगा। ये जो है किसने कहा? आपसे प्रश्न पूछ रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसकी PDF जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा विलियम शेक्सपियर ने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, क्वेश्चन क्या करा है इसको देखिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा काला पानी के नाम से जानते थे अंडमान द्वीप को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो गाइस, भारत के अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में स्थित जो सेलुलर जेल थी, इसको गाइस काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। और इस जेल का प्रयोग जो है ये ब्रिटिश काल में राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। इस जेल को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया गया और यह जेल भारतीयों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक भी माना जाता है। ओके, चलो अगला प्रश्न आपके सामने। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर, जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं, किसके द्वारा बनवाया गया था। दरमियान से हुआ कि नई दिल्ली में जो जंतर मंतर है ये किसके द्वारा बनवाया गया। सही आंसर हो जाएगा महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, की भारतीय सिनेमा का जनक जो है ये किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका दादा साहेब फाल्के को। और इन्हीं के कारण गाइस दादा साहेब फाल्के को के नाम पर ही जो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है वो फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन जो है ये किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा दादा साहेब फाल्के ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी डियर प्यारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर टाइप क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर लेना। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से, जाकर के आप देख लेना, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।